जैन साथियों, चलिए आज बिहार सामान्य अध्ययन देखते हैं। आज हम देखेंगे बिहार के सामान्य अध्ययन और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम में तो जरूर यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप देखिए, ये जो आपका बिहार का सामान्य अध्ययन है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, चाहे बिहार का कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कि बिहार का गठन, तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। आपको पता होगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपका बिहार से 1936 में, ध्यान रखिएगा, बिहार से 1936 ईस्वी में आपका उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। और उसके बाद आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, और आपका 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। फिर आपका बिहार की जनसंख्या, तो जनसंख्या आपका है 10 करोड़, ध्यान रखिएगा, 10,40,99,452। ऐसे ही आप भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे सीधे डाटा पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे 10,40,99,452, अलग अलग करके हम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या जो है वो आपका जनगणना 2011 के अनुसार है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है बिहार के क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न आपका शायद आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार के क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ऐसे याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 है। और इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि बिहार की कुल जिले कितने हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। और बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। ध्यान रखिएगा, बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है। और बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। ठीक है, बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है। और बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार है छठ पूजा। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया भी था कि बिहार के अद्वितीय त्यौहार किसे कहा जाता है? तो छठ पूजा कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब चलिए हम आगे देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये आपका है कि राज्य का नाम, बिहार राज्य का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? तो ऐसे माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ये जो आपका बौद्ध मठ था, उस बौद्ध मठ को विहार कहा जाता था। ठीक है, इस बौद्ध मठ को विहार कहा जाता था। तो इसी के नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर उल्लेखनीय है कि यह प्राचीन क्षेत्र समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। बिल्कुल सही है। फिर आपका राज्य की स्थापना, तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बता चुके हैं। राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है अगला कि बिहार के भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार के भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश है। और आपका 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक ये पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए 24 और यहाँ से 27 उत्तरी अक्षांश और यहाँ से 83 और यहाँ 88 ये पूर्वी देशांतर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आपका है राज्य का क्षेत्रफल। तो राज्य का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये आपको पहले बता चुके हैं। और ये क्षेत्रफल में बिहार जो है भारत में पूरे देश में 13वां स्थान पर है, यानी क्षेत्रफल में आपका भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जबकि जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है, या आगे आपको आएगा ऐसे भी, ठीक है। फिर हम देखेंगे बिहार की लंबाई। अब देखिए आपको पता होगा बिहार की मैप जो है ये क्या आपका, ये आयताकार है, ठीक है। कुछ आप ऐसे मान सकते हैं, आयताकार मैप है आपका बिहार का, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण कौन है, ये है आपका उत्तर से दक्षिण, ठीक है। इसका लंबाई आपका याद करना बहुत आसान है, 3, 4, 5, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में 3, 4, 5 ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है बिहार की। पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम आपका लंबाई जो है ये आपका है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है। इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। अब देखिए कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में आप उल्टा लगा देते हैं, ठीक है। तो याद करना बहुत आसान है। देखिए मैप तो आपको याद रहेगा ही थोड़ा सा, ठीक है, कि बिहार का मैप आयताकार है। तो उत्तर से दक्षिण आप देख सकते हैं चपटा हुआ है, उत्तर से दक्षिण कम लंबा है। तो जो कम वाला होगा वो आपका उत्तर से दक्षिण होगा, जो ज़्यादा लंबाई होगा वो क्या होगा, पूर्व से पश्चिम होगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि ये तो आपको हो गया कि राज्य की सीमा से लगा देश। तो एक ही देश है आपका नेपाल। नेपाल जो है वो बिहार के क्या है, तो उत्तर दिशा में है, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है कि राज्य से लगे हुए राज्य, यानी बिहार राज्य से लगे हुए राज्य कितना है, तो ऐसे 3 राज्य है। एक पश्चिम बंगाल जो पूर्व दिशा में है, उत्तर प्रदेश जो बिहार के पश्चिम दिशा में है, और झारखंड जो बिहार के दक्षिण दिशा में है। तो 3 राज्य और एक देश बिहार से सीमा लगाती है। फिर आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो अभी हम बताए थे क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है ये क्या बिहार का क्षेत्रफल है, और ये जो है पूरे देश का 2.86% है। पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.86% है। इससे आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर अब आपका है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये चारों, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। तो आपका शायद 68वीं या 69वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया था कि बिहार से सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य लगाते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ये भी बिहार के 8 जिला से सीमा लगाते हैं, और झारखंड जो है ये भी बिहार के 8 जिलों से सीमा लगाते हैं। तो मैक्सिमम आपका 8 हुआ, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों आ जाता है। तो उसका आंसर भी था 1 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए आप जरूर उसको देखिए। तो आपका है कि नेपाल से लगे हुए जिले, नेपाल से कौन कौन जिले बिहार का सीमा लगाते हैं। तो ये आपका 7 जिला है, पहले तो याद रखना 7 जिला है। अब कौन कौन जिला है ये याद रखिए। तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो आपका क्रम दिया है ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है, ध्यान रखिएगा। आपका जो है ये जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम दिया हुआ है, ठीक है। इस क्रम में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे आपको याद नहीं होगा, चलिए हम इसको मैप पर देखते हैं, ठीक है। इसको बिहार के मैप पर देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखिए ये आपका बिहार का मैप है। तो ये आपका क्या है, नॉर्थ है, उत्तर है, और आपको पता है नॉर्थ में क्या है बिहार के, नेपाल है, ठीक है। ये आपका नेपाल यहाँ होगा। अब देखिए नेपाल से कौन कौन सीमा लगाता है, तो पश्चिमी चंपारण ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपका 7 जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसको आप मैप पर याद रखेंगे तभी आपका याद रहेगा, ठीक है। तो मैप पर याद रखेंगे कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिला जो
बिहार का है जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, मैप पर ही याद रखिएगा। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, ये क्रम आपका क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या था आपका, एक सेकेंड। अगला पॉइंट आपका है कि ये तो नेपाल से हो गया, 7 जिला सीमा साझा करते हैं। दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले। तो उत्तर प्रदेश से 8 जिला, बिहार का 8 जिला सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। अब चलिए इसे भी हम एक बार मैप पर देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग मैप पर देखते हैं, मैप आपको जल्दी याद रहेगा। तो देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब देखिए रोहतास सीमा लगाते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा भाग ये है, ये आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है रोहतास का। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये आपका 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपको क्रम अभी बताए हैं ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी दक्षिण से आपका उत्तर की ओर एक क्रम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे चलिए हम देखते हैं आपका अगला पॉइंट जो होगा। देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपका कि साउंड उतना अच्छा नहीं जाता होगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल के मात्र 3 जिला, पश्चिम बंगाल से बिहार का मात्र 3 जिला है जो सीमा लगाते हैं। ये आपका है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है, ये आपका 3 जिला है बिहार का जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपका है झारखंड से, तो झारखंड से आपका 8 जिला सीमा साझा करते हैं। ये बिहार का मैक्सिमम है, जो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला सीमा साझा करते हैं और झारखंड से भी 8 जिला सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से जिला है, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो ये आपका है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। अब चलिए इसको भी हम मैप पर देखते हैं। मैप पर आप देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब देखिए ये जो है ये आपका क्या था, झारखंड था। तो झारखंड आपका बिहार के दक्षिण में होगा। झारखंड जो होगा बिहार के क्या है, दक्षिण में होगा। दक्षिण यही है, तो यानी झारखंड आपका यहीं पर होगा, ठीक है। अब इसको देखिए कि सीमा साझा कौन कौन से करते हैं। तो देखिए रोहतास से करता है, औरंगाबाद, गया, नालंदा, एक मिनट, पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा आपका है गया, चौथा आपका है नालंदा, फिर आपका 5वां जमुई, फिर 6ठा बांका, 7वां भागलपुर, 8वां कटिहार। तो ये आपका 8 जिला है जो आपका झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो इसको क्रम में ध्यान रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा क्रम में, ठीक है। अब जो हम लोग देखे थे आपका पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से ये है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये आपका 3 जिला है बिहार का जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका जो बिहार का सीमा है ये सभी आप एक बार मैप से ज़रूर याद कीजिएगा और मैप पर ही इसको काउंटिंग कीजिएगा, मैप पर ही लिखिएगा, तो ये आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो मैप से ही पढ़ने का कोशिश कीजिए ये क्रम में आप, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए कि किस राज्य से कितने जिला सीमा साझा करते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है, यहाँ से आपका हो गया था कहाँ तक, हाँ झारखंड देख लेते। अब आपका है बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जिला, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पटना से बिहार के कितने जिला है जो सीमा साझा करते हैं। तो उसको याद रखिए 9 जिला, ठीक है। पटना से 9 जिला ऐसा है जो पटना से सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन सा है तो ये आपका याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ठीक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 9 याद रखिएगा कि 9 जिला है
जो पटना से सीमा साझा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका पॉइंट है, अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग, ये आपका जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न है। जनगणना 2011 से संबंधित आपका प्रश्न है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं, इसे आप जरूर देखिएगा और याद करते जाइएगा। देखिए आपका फर्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये आपका है पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। फिर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये आपका है शिवहर। शिवहर जो है वो क्षेत्रफल में आपका सबसे छोटा जिला है, इसे भी ध्यान रखिएगा और इसे भी याद रखिएगा। फिर आपका कि सबसे उत्तरी जिला, ये आपका पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला, ये आपका गया है। सबसे पश्चिमी जिला क्या है, तो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो किशनगंज है। ये जो हम लोग देखे हैं ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा जब तक उसको हम मैप पर नहीं देखेंगे, इसीलिए आपका बिहार का मैप बहुत ज़रूरी है। मैप से ही आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैप से ही आप सब कुछ याद आसानी से कर सकते हैं, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं एक बार। ये आपका बिहार का मैप है, इसमें देखिए आपका सबसे पूर्वी भाग, ये आपका सबसे पूर्वी भाग है। तो सबसे पूर्वी भाग में क्या है, तो किशनगंज है। और सबसे पश्चिमी भाग देखिए तो मैप में आपको ये दिखेगा कैमूर, ठीक है। ये आपका बिहार का सबसे पश्चिमी भाग है, तो सबसे पश्चिमी भाग आपका कैमूर है। तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, कैमूर जिला होगा। और बिहार का सबसे उत्तरी क्या है, तो आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में क्या है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम जो है सबसे दक्षिण में, पश्चिम नहीं सबसे दक्षिण में, तो ये आपका है गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे दक्षिण में आपका गया आते हैं, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है। तो इसको आप मैप पर ही इसको डिनोट कर दीजिएगा, तो इससे आपको याद रहेगा। देखिए करना क्या है, तो बहुत सिंपल है। जहाँ पर आपका किशनगंज है मैप में, ठीक है, एक बड़ा सा मैप लीजिए, जहाँ पर आपका किशनगंज है वही इस मैप के अंदर आप लिख दीजिए कि सबसे पूर्वी, नहीं तो सोचिए पूर्वी भाग लीजिए, बस हो जाएगा, पूर्वी लिख देंगे। पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर शिव लिख दीजिए आपका क्या कि सबसे उत्तरी, ठीक है, सिर्फ उत्तरी लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका ये कैमूर है, उसमें क्या लिख दीजिए, सबसे पश्चिमी लिख दीजिए, ठीक है। तो पश्चिमी ही लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और गया जो है उसमें आप लिख दीजिए दक्षिणी, ठीक है। तो मैप में ही आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका है मैप पर लिख कर याद करने वाला। मैप पर लिख दीजिए, उस मैप को रूम में चिपका दीजिए, आपको सभी चीज़ आपको याद हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो पश्चिमी चंपारण है, तो वहाँ लिख दीजिए जाकर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल लिख दीजिए, ऐसे एरो कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो ऐसे आपको याद करने का ये तरीका है, ठीक है, ये सब क्या तरीका है। सबसे छोटा कौन था, शेखपुरा था। आप देखिए शेखपुरा यहाँ पर है, बहुत छोटा सा है, आपको नहीं दिखाया गया मैप पर, लेकिन शेखपुरा आपका यहाँ पर है, तो ये मैप में हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। आपका अगला पॉइंट था, हाँ यहाँ हम लोग देख लिए, ये देख लिए सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी जिला, ये हम लोग मैप पर अभी देखे हैं, ठीक है। फिर आपका है राज्य की जलवायु, तो ये आपका जलवायु है मानसूनी जलवायु, क्या है, तो मानसूनी जलवायु है बिहार का, इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है सामान्य वर्षा, तो बिहार में सामान्य वर्षा आपका 1205 मिलीमीटर होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और शाब्दिक वर्षा वाला जिला, तो अभी हम लोग देखे थे सबसे पूर्व में कौन था, किशनगंज था। तो किशनगंज आपका सबसे पूर्वी जिला है, वही आपका सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। कैसे याद रखेंगे, देखिए किशनगंज, तो किशनगंज से आपको एक कीच कीच का आवाज़ आएगा, किशनगंज कीच कीच। अब देखिए बारिश ज़्यादा होता है तो कीच कीच करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि किशनगंज में पानी ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर कीच कीच हो गया, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है। ये सब तरीका होता है याद करने का, ठीक है। फिर आपका न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है ये आपका है औरंगाबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद जो है यहाँ पर आपका सबसे
आपका कम बारिश होता है, ठीक है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये आपका गया है। अब तो एक चीज़ आपको बताते हैं कि सबसे अधिक गर्म स्थान आपका गया ही है और सबसे ठंडा स्थान भी गया है। आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान आपका गया है बिहार का और सबसे ठंडा स्थान भी आपका गया ही है। तो कैसे होगा? तो जो ठंडी के मौसम आएगा उसमें सबसे ज़्यादा ठंडा गया हो जाएगा और जब गर्मी के मौसम आएगा तो उस समय भी सबसे अधिक गर्म आपका गया ही हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान गया जिला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कि समुद्र तल की औसत ऊंचाई, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में। तो बिहार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये आपका है 173 फीट। कितना है? 173 फीट ऊंचाई है और मीटर में देखा जाए तो 53 मीटर है। मीटर में भी ध्यान रखिएगा और फीट में भी ध्यान रखिएगा। 173 फीट है और मीटर में 53 मीटर ऊंचाई है बिहार की समुद्री तल से। फिर आपका है बिहार की कुल जनसंख्या, पहले हम देख चुके हैं 10,40,99,452 और ये जो क्षेत्रफल में है सॉरी जनसंख्या में जो है वो पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? पहला पर आपका यूपी है। दूसरा पर कौन है? दूसरा आपका महाराष्ट्र है जनसंख्या में और तीसरा पर हम लोग हैं यानी बिहार है, ठीक है। तीसरा में आपका जनसंख्या में बिहार है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका बिहार में कुल पुरुष जनसंख्या कितना है? इसे आपको याद रखना जरूरी नहीं है, एक बार देख सकते हैं लेकिन इसको आपको याद रखना जरूरी नहीं है उतना, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारत की कुल जनसंख्या प्रतिशत है। ये जो आपका जनसंख्या है 10,40,99,452 ये कह रहा है कि कितना परसेंट है भारत की कुल जनसंख्या का। तो भारत के कुल जनसंख्या का ये 8.6% है, 8.6% है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है। अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तीसरा स्थान है। अभी आपको बताएं पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। फिर आपका जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के बीच में कितना हुआ है? तो ये आपका हुआ है 25.42% यानी 25.42%। ये बिहार के 10 के वृद्धि दर है। 10 के वृद्धि दर यानी 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है? तो 25.42% हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार। और ये जो है वो 10 के वृद्धि दर में पूरे देश में 6ठे स्थान पर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1106 व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1106 और ये पूरे देश में पहला स्थान पर है। राज्यों में ध्यान रखिएगा, राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिर आपका है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये आपका पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अब कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आप लोग शेखपुरा और शिवहर में कंफ्यूज हो जाते हैं। शिवहर क्षेत्रफल में आपका सबसे छोटा जिला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो आपका है शेखपुरा, ये आपका जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। कैसे याद रखेंगे? देखिए न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या में क्या है? ख है और यहाँ पर शेखपुरा में भी ख है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जनसंख्या में ख है और शेखपुरा में भी आपका ख है, इसे आपको याद रख सकते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। ये सब याद करने का ट्रिक होता है। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला, तो ये आपका मधेपुरा है और इसे मधेपुरा के साथ साथ इसका डाटा भी याद रखिए 31.12% यानी 31.12% है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रश्न 2 बार आया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिला में है? मधेपुरा में है। और एक बार इसका डाटा पूछ लिया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार के मधेपुरा जिला में हुआ है, कितना परसेंट हुआ है? तो 31.12% है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है गोपालगंज। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है? मधेपुरा में। सबसे कम कहाँ हुआ? गोपालगंज में। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
फिर आपका है शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये आपका शिवहर है। शिवहर है। अब कैसे याद रखेंगे कि शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि शिवहर जो है वो आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, पढ़े थे, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, ठीक है। अब जब क्षेत्रफल में छोटा है और उसमें से अधिक जनसंख्या रहेगा तो जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा ही ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भाई क्षेत्र छोटा है, लोग ज़्यादा रह रहा है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। तो आप याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, चूँकि क्षेत्रफल में छोटा है शिवहर, इसीलिए जनसंख्या घनत्व उसका अधिक है। यह कोई तरीका नहीं है लेकिन ट्रिक है, आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं जो हम अभी तक याद रखे हुए हैं, ठीक है। और ये कितना है, तो ये आपका है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग कितना है, 1880 है। इस डाटा को भी आप ध्यान रखिएगा। तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और ये कितना है, 1880 है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, ये आपका कैमूर। अब देखिए इसका भी ट्रिक होता है। कैमूर कैसे याद रखेंगे कि कैमूर का जनसंख्या घनत्व कम होगा, तो आपको पता होगा कैमूर जो है ये आपका पहाड़ी इलाका है, ठीक है। कैमूर क्या है, आपका पहाड़ी इलाका है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाका में जनसंख्या कम ही लोग ही रहते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका में जनसंख्या ऐसे भी कम रहते हैं। तो जब जनसंख्या कम रहेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा ही है, तो आपका स्वाभाविक है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व कम रहेगा, ठीक है। तो याद करने के लिए आप समझिएगा कि कैमूर में पहाड़ी इलाका है, तो इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोग दूर दूर रहते हैं, ठीक है। समतल जगह नहीं है कि आपका लगातार घर होगा, वहाँ दूर दूर रहते हैं, इसीलिए आपका जनसंख्या वहाँ कम है। ये याद करने का तरीका है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है साक्षरता दर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न तो हर एक एग्जाम में आता है कि बिहार के साक्षरता दर में, यहाँ से आपका प्रश्न बिहार में हमेशा आया है, चाहे आपका बिहार में कोई भी एग्जाम हुआ हो, ठीक है। सॉरी। तो देखिए आपको हम यहाँ से आपको एक याद करने का तरीका बताते हैं साक्षरता दर का। तो बिहार में साक्षरता दर जो है ये आपका है टोटल 61.8% है बिहार का टोटल साक्षरता दर। और पुरुष में कितना है, तो सिंपल है, आपको पुरुष जब पूछे तो क्या करना है, टोटल में आप कुछ नहीं कीजिए, टोटल में आप 10 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 10 ऐड कर देंगे तो ये आपका 61 से हो जाएगा 71, तो 71.2% है पुरुष साक्षरता मेल में। फीमेल में कितना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 10 माइनस कर दीजिए, तो आपका 61 से आ जाएगा कितना, 51 आ जाएगा। तो 51.5% ये बिहार में महिला साक्षरता दर है। तो ये आप ट्रिक यदि ये लगाते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और नहीं आप इसको भूल पाएंगे। तो ये आपका सबसे शानदार तरीका है याद करने का, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ दिया भी है पुरुष इतना है और महिला इतना है 51.5, ठीक है। आपको याद करने का तरीका अभी हम बता दिए हैं। फिर आपका है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो ये आपका है रोहतास। ध्यान रखिएगा, रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। और ये क्वेश्चन शायद आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर आपको फंसा दिया था। कैसे फंसाया था, तो पूछा था कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला में है, तो रोहतास जिला में है। लेकिन 2-3 ऑप्शन आपका रोहतास ही दिया था, यहाँ परसेंटेज आपका चेंज करके दिया हुआ था। तो रोहतास तो आपको याद रखना ही है, उसके साथ साथ इसका परसेंटेज भी ध्यान रखना है कि रोहतास में कितना % साक्षरता दर है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। देखिए रोहतास में कितना था, तो रोहतास में याद रखिएगा 73 पॉइंट, उसी को उल्टा दीजिए 37%, याद करना आसान है। 73 है, उसी को उल्टा देंगे तो 37 आ जाएगा, तो 73.37% है। ये आपका रोहतास का साक्षरता दर है जो बिहार में सबसे अधिक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये आपका पूर्णिया है, ठीक है। पूर्णिया का भी ध्यान रखिए, हो सकता है जब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया जिला है और पूर्णिया में कितना है, 51.08% है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। पुरुष में सर्वाधिक आपका रोहतास ही रहेगा और पुरुष में न्यूनतम आपका पूर्णिया ही रहेगा, तो वहाँ आपका कोई दिक्कत नहीं होता है।
जैसे टोटल वैसे ही आपका पुरुष में भी होता है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया। लेकिन महिला में थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अब देखिए महिला में थोड़ा सा अंतर हो जाते हैं। तो शाब्दिक महिला साक्षरता दर तो आपका रोहतास ही रहते हैं, लेकिन आपका पूछा जाए कि महिला में सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो यहाँ पर ये पूर्णिया ना होकर आपका यहाँ पर सहरसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महिला में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सहरसा जिला है। इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब आपका है बिहार का लिंगानुपात। तो बिहार में लिंगानुपात आपका 918 है। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो यानी बिहार में देखा जाए एवरेज तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, इसलिए कहते हैं बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि बिहार का शिशु लिंगानुपात आपका 935 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए सबसे अधिक आपका लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में है। कितना है, 221 है। और ये प्रश्न आपका एग्जाम आया हुआ है। 69वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिहार का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ये है गोपालगंज में, क्योंकि इसका लिंगानुपात 221 है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर वहाँ पर महिलाओं की संख्या 1021 है। कितना है, 1021 है, यानी पुरुषों से 21 महिलाएं वहाँ पर अधिक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और इसका डाटा भी ध्यान रखिएगा 221। सबसे कम लिंगानुपात ये आपका मुंगेर का है। कितना है, तो 876 है। घटते हुए क्रम में आपको याद रख सकते हैं 876 876। ठीक है, इसका हम याद करने का आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए बिहार में कहा जाए आपका बिहार और देश का कंपेयर करके एक साथ आपको बताते हैं। बिहार का आपका कितना है, 918 है। कहीं कहीं 916 देता है, वो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपका डाटा 916 बताएगा तो वो आपका गलत है, उसको नहीं याद नहीं करना है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। और देखिए देश का यानी भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 943 है। ध्यान रखिएगा 943 है। और बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में शिशु लिंगानुपात आपका 935 है। ठीक है, और वही देश में बात करें लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात तो 919 है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार का लिंगानुपात 918, देश का लिंगानुपात यानी भारत का 943, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 और भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको कहेंगे, ये जो आपका जितना भी फैक्ट है यहाँ पर, ये सभी आप मैप के थ्रू याद कीजिएगा तो और आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, जहाँ पर जो है मैप पर उस मैप पर लिख दीजिए। ठीक है, और उसको रूम में चिपका दीजिए, उसको देखते रहिए, आपको सारा डाटा याद हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताया कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज। तो मैप पर जहाँ भी गोपालगंज है वहाँ पर जाकर लिख दीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, साबिक नहीं तो इससे भी आसान शॉर्ट में लिख दीजिए लिंगानुपात लिख दीजिए और यहाँ पर डैश दे दीजिए ऊपर की ओर। ठीक है, लिंगानुपात लिख देंगे और यहाँ पर डैश दे देंगे, इससे समझेंगे वहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। जहाँ पर आपका मुंगेर जिला है वहाँ पर लिख दीजिए लिंगानुपात और नीचे की ओर एरो कर दीजिए, समझेंगे वहाँ पर लिंगानुपात कम है। तो ये सब आपको याद करने का तरीका होता है, मैप से पढ़िएगा तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट आपका है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपका किशनगंज है। इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है, जबकि किशनगंज में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपका वैशाली है। इससे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली में है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैप का यूज कीजिए, मैप पर लिखिए और उसको आप देखते रहिए, आपको याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है शाब्दिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये आपका पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये आपका शिवहर है। शिवहर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम कह सकते हैं आपका 88.7% है। ठीक है, और आपका
कुल नगरीय जनसंख्या आपका कितना है, तो इसको हम कह सकते हैं 11.3% है। ये आपका करेक्ट डाटा है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम में जो आता है ये आपका ऐसे देता है 11.3% देता है लगभग, ये आपका देता है 88.7% देता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक आपका नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है, तो पटना में है। स्वाभाविक है, वो शहर है तो वहाँ अधिक होगा। फिर आपका है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, तो ये आपका समस्तीपुर में है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट बनता है। यहाँ तो हम लोग देखे थे अभी कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, शिवहर में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, शिवहर में। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तब सबसे कम नगरीय जनसंख्या आपका समस्तीपुर में है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आपका है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी SC कितना है, तो 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका गया है। यानी गया जिला में आपका SC की जनसंख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, यानी सबसे अधिक SC जनसंख्या वाला जिला कौन है, गया है। और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे अधिक आपका SC कहाँ पर है, तो गया जिला में ही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका है न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये शिवहर है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला SC जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपका गया में है। और आपका न्यूनतम SC जनसंख्या यानी अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो शिवहर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत के अनुसार कहाँ है, तो ये आपका किशनगंज में है, ठीक है। तो परसेंटेज में यहाँ पर आपका बदल गया न्यूनतम में, तो ध्यान रखिएगा। SC के कारण सबसे अधिक सबसे कम तो शिवहर, लेकिन परसेंटेज के अनुसार SC सबसे कम कहाँ है, तो ये किशनगंज में है। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी ST कितना है, तो 1.3% है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी ST जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। यानी पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक ST जनजाति यानी ST शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति रहते हैं पश्चिमी चंपारण में। फिर आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये आपका शिवहर है। यानी याद रखिएगा सबसे अधिक आपका ST जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे कम ST जो है आपका जनसंख्या ये आपका शिवहर जिला में है, ठीक है। फिर याद रखिएगा सबसे अधिक ST परसेंटेज के अनुसार कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। यानी जनसंख्या भी सबसे अधिक ST पश्चिमी चंपारण में है, और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे अधिक ST आपका पश्चिमी चंपारण में है। जबकि ST का न्यूनतम जनसंख्या शिवहर जिला में है, ठीक है। अगला आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST परसेंटेज के अनुसार सबसे कम कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। यहाँ पर डाटा चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि सबसे कम ST कहाँ था, शिवहर में था, लेकिन परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो औरंगाबाद में है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका है बिहार के प्रमंडल, तो बिहार में आपका 9 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं, तो कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। ये आपका 9 प्रमंडल है बिहार में, इससे आप ध्यान रखिएगा। और जिला कितना है, 38 जिला है। अनुमंडलों की संख्या कितना है, 101 है। प्रखंडों की संख्या कितना है, 534 है। पंचायतों की संख्या कितना है, 8406 है। ये पुलिस स्टेशन नहीं पूछा जाएगा, इसको नहीं देखना है। ग्राम राजस्व ग्राम की संख्या कितना है, 45,103 है, ठीक है, इसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है कि लोकसभा में बिहार में कितने सदस्य, तो 40 है। यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है, विधानसभा में 243 सीट है, और आपका विधान परिषद में आपका 75 सदस्य है। इस डाटा का ध्यान रखिएगा। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75 है, ठीक है। तो लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और लोकसभा में बिहार की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए
अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो 6 सीट आरक्षित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है विधानमंडल, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। उच्च सदन किसको कहते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन किसे कहते हैं, विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा में 243 सदस्य है, आपको बता चुके हैं। विधान परिषद में आपका 75 सदस्य है। राज्य के चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है। जबकि बिहार का द्वितीय राज्य की भाषा क्या है, उर्दू है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। और बिहार का राज्य की मछली क्या है, तो मांगूर है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर आपका है बिहार का लोक नृत्य, इसे ध्यान रखिएगा। कठ घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच्छ, ये सब क्या है, ये सब बिहार का लोक नृत्य है। फिर आपका है बिहार का वन, तो बिहार का वन कैसा है, पर्णपाती वन है। तो ये था आपका कुछ बिहार से इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसको देखना जरूरी था, क्योंकि बिहार का जब तक आपका सामान्य नॉलेज नहीं है तब तक आप बिहार स्पेशल पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको बिहार का सामान्य अध्ययन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, बिहार स्पेशल। अब आपका अगला जो क्लास होगा ये आपका बिहार स्पेशल का यानी आपका ओरिजिनल क्लास होगा, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री से, बिहार के हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे, पहले सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी आपका 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम तक आपको हम पूरे डिटेल्स में बिहार स्पेशल आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल जितने भी आपका है, चाहे वो आपका हिस्ट्री है, चाहे आपका पॉलिटी है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, सभी चीज़ आपको हम एग्ज़ाम से पहले आपको सारा चीज़ आपको क्लियर करवा देंगे पूरे डिटेल्स में। तो बिहार स्पेशल का टेंशन नहीं लीजिएगा, वो पूरे कंप्लीट कराना मेरा काम है, ठीक है। अब यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।